नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण के सिद्धांत के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है, इसका सिद्धांत कब दिया गया था, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, व्यतिकरण का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस भी कहा जाता है, इसे दिया गया था 1807 में थॉमस यंग के द्वारा। सन 1807 में थॉमस यंग ने व्यतिकरण का सिद्धांत जो है वो दिया था। इससे पहले भी उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जिसके बारे में आपको मैं स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा। तो चलिए आज अभी देखते हैं कि इस थॉमस ने जो सिद्धांत दिया था इंटरफेरेंस का, उसमें उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि एक ही दिशा में, मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, प्रकाश एक ही प्रकाश स्रोत, मतलब अलग अलग लाइट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही लाइट हो। तो एक ही दिशा में चलने वाली दो समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की प्रकाश तरंगों के द्वारा किसी बिंदु पर, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उस पर अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न होती है। मतलब जब कोई भी प्रकाश किरण जिसका सोर्स एक ही होगा, एक मीडियम में जब चलती है, तो जब वो किसी बिंदु पर गिरेगी तो उस बिंदु पर या तो मान मैक्सिमम मिलता है या तो मान मिनिमम मिलता है। यहां पर हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, आवृत्ति और आयाम। सभी को पता है, कोई भी कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। आयाम क्या होता है कि अगर कण जितनी ज्यादा दूरी पर जाएगा, मतलब जितना ज्यादा उसका साम्यावस्था से विस्थापन होगा और जिस पर्टिकुलर पॉइंट से वो वापस साम्यावस्था की ओर आएगा, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम दूरी है, उसे हम लोग आयाम कहते हैं। तो आवृत्ति और आयाम दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जिसको मैंने आपको बताया। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने देखा होगा, अगर कोई एक शांत जल रखा हुआ है, उसमें अगर आप दो बिंदुओं पर दो कण डाल देते हैं तो वहां से जो तरंगें उत्पन्न होंगी, इन तरंगों के कारण किसी बिंदु पर या तो मान ज्यादा मिलेगा या किसी बिंदु पर मान कम मिलेगा। इसी घटना को हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस या व्यतिकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही क्लास में सोर्स एक ही रहता है, मतलब टीचर एक ही है, लेकिन सोर्स एक होने के बावजूद भी उस क्लास में कुछ बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और कुछ बच्चों का रिजल्ट खराब आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोर्स में प्रॉब्लम है। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ये कहता है कि कहीं पर मान ज्यादा होंगे और कहीं पर मान कम होंगे। जिन स्थानों पर मान ज्यादा होते हैं उन स्थानों को संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण हिंदी में कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। उसी प्रकार जिस बिंदु पर मान कम प्राप्त होता है, मतलब तीव्रता कम मिलती है हमें, उन बिंदुओं को हम लोग विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यह जो सिद्धांत है, व्यतिकरण का जो सिद्धांत है, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, इसका खाली रूप परिवर्तित होता है। जिस प्रकार कोर्स कभी खत्म नहीं होता, अगर कोई कोर्स टीचर के लिए खत्म हुआ है, इसका मतलब है वो स्टूडेंट्स के लिए चालू हो गया है, और जो कोर्स स्टूडेंट के लिए खत्म हो गया है वो टीचर के लिए चालू हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुलाई में कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो उस समय आपके पास 0 यूनिट होते हैं और टीचर के पास सारे यूनिट होते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम टाइम आता है, टीचर आपको सारी चीज़ों को बता चुका होता है, जबकि स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा पढ़ने को होता है और टीचर के पास बताने के लिए बहुत कम होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सीधी सी बात है, एनर्जी मतलब ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, वो कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, ना ही कुछ ऊर्जा का हानि होती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस का कि कहीं पर मान ज्यादा और कहीं पर मान कम मिलेगा आपको। अब इस ऐसा होने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड रखी गई हैं, जैसे नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्तें। दोनों तरंगों की कला संबद्ध होनी चाहिए, मतलब दोनों कलाओं का जो कला का मान है वो सेम होना चाहिए। अब कला संबद्ध होनी चाहिए, तो कला क्या होती है? तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी जो लाइट का जो सोर्स है उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, अगर पार्टिकल्स मान के चलिए 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसे हम लोग समान कला में है कहते हैं। और अगर वो दोनों पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, माध्य स्थिति से अगर सेम डायरेक्शन पे हैं, तो उन्हें समान कला में कहा जाएगा, सेम फेस में कहा जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब साम्य अवस्था से दोनों के जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हैं, तो उन्हें विपरीत कला में कहा जाता है। तो
तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला कंडीशन होना चाहिए इंटरफेरेंस के लिए कि दोनों तरंग कलासबद्ध होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है दोनों तरंगों का मूल प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए, मतलब लाइट जो है वो उसका कलर जो है वो सेम होना चाहिए। एक वर्णी का मतलब है सेम कलर का होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, मतलब एम्पलीट्यूड का जो मान है दोनों वेव्स का लगभग सेम होना चाहिए। चौथा है दोनों तरंगों के एक ही सरल रेखा में गमन करनी चाहिए। अलग अलग डायरेक्शन से जब लाइट आएंगी तो आपको इंटरफेरेंस सही तरीके से नहीं मिलता, इसीलिए दोनों तरंगों के मध्य जो सरल रेखा है, मतलब दोनों तरंगे एक ही सरल रेखा में होनी चाहिए, अलग अलग मीडियम में ना हो, वो केवल एक ही डायरेक्शन में हो। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि यदि तरंगे ध्रुवित हो तो दोनों तरंगे समान तल पर ध्रुवित होनी चाहिए। प्लोराइजेशन होता है ध्रुवण का मतलब कण रेखीय गति के करने के साथ साथ ध्रुवण गति भी करे, मतलब वो प्लोराइड हो, मतलब अपने एक्सिस पे भी घूमते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और एक साथ भी आगे बढ़ेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, वो अपने अक्ष पे भी घूमती है और उसके चारों तरफ भी घूमती है। तो ये जो कुछ कंडीशंस हैं कि ध्रुवित होने चाहिए, मतलब उनका जो प्लोराइजेशन है वो सेम होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए, सेम रेखा में होनी चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड आयाम बराबर होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए और जो पार्टिकल्स हैं वो सेम डायरेक्शन पे होने चाहिए। अगर ये नेसेसरी कंडीशंस को कोई भी पार्टिकल या कोई भी जो लाइट है वो फुलफिल करता है और कहीं पर मान ज़्यादा और कहीं पर मान कम मिलता है, तो उस जो पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस या व्यतिकरण का सिद्धांत। मैं उम्मीद करता हूं कि व्यतिकरण का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।